कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 5। वंश स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसके स्टडी रूम के डोर पर नॉक हुआ। नॉक की आवाज़ सुन वंश ने कोल्ड आवाज़ में कम इन कहा तो लूसा अंदर आई, जिसके हाथों में कॉफ़ी थी। लूसा कॉफ़ी को वंश की टेबल पर रखते हुए वंश को देखने लगी। लूसा को अपने सामने खड़े देख वंश लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाते हुए लूसा से पूछा, क्या हुआ मिस लूसा, आपको मुझसे बात करनी है या कुछ कहना चाहती है मुझसे? वंश का सवाल सुन लूसा ने वंश को देखते हुए वंश से कहा, सॉरी बॉस, लेकिन जो मैं कहने जा रही हूँ हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मैं यह बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी। मिस गोयल बहुत मासूम है, आप जो भी उनके साथ कर रहे हैं वह बहुत गलत है। एक तरह से आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में आप में और मिस्टर गोयल में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम एक अंडरकवर माफिया है, हम मिस्टर गोयल के गलत कामों को सही करते हैं। अगर आप गलत करने लगे तो आप पर कोई भरोसा कैसे करेगा बॉस? लूसा की बात सुन वंश लैपटॉप को एक झटके से बंद कर खड़े होते हुए लूसा से कहा, तुम और यश अपनी हदें भूल रहे हो। तुम जानते हो ना मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे एडवाइस दे, और मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारा फ्रेंड नहीं, जो तुम मुझे यह सारी बातें बता रही हो। और दूसरी बात, मिस्टर गोयल और मुझ में बहुत फ़र्क है। मिस्टर गोयल हर लड़की के साथ वही करता है और मैं सिर्फ उसकी बेटी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे दर्द में देखना चाहता हूँ, उसे अपने कदमों में झुकते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि अपनी बेटी का दर्द देख उसे उन लड़कियों का दर्द महसूस हो। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो या कुछ और, क्योंकि उसके बाप के गुनाहों की जगह यह कुछ भी नहीं है। वंश की बात सुन लूसा ने वंश से कहा, सॉरी बॉस, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी, आप मिस गोयल के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आप अपने फैसले पर एक बार और सोच लीजिए, कहीं फ्यूचर में आपको अपने लिए गए फैसले पर पछताना ना पड़े। इतना कहकर लूसा वहाँ से चली गई। वंश ने गुस्से से टेबल की सारी चीज़ें ज़मीन पर फेंक दी। अगली सुबह वंश कनक के रूम में डोर को ओपन किया तो कनक ज़मीन पर किसी खरगोश के बच्चे की तरह खुद में समेटे हुए सो रही थी। कनक को सोए हुए देख वंश ने कुछ सर्वेंट को बुलाया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। सर्वेंट के वहाँ से जाने के बाद वंश कनक को देखने लगा। तभी वंश की नज़र कनक के पैरों पर पड़ी, जहाँ स्वेलिंग आ गई थी। कुछ पल बाद वंश बर्फ की तरह ठंडा पानी कनक के मुंह पर फेंक दिया। इस तरह ठंडा पानी गिरने से कनक एक झटके से उठ गई। अपने सामने वंश को देख कनक डर से पीछे हो गई। वंश कनक के सामने बैठते हुए कनक से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाया है। आज से इस घर के सारे काम तुम करोगी। मैंने सारे सर्वेंट को छुट्टी दे दी। आज से तुम मेरा, रूहान और बाकी सभी का ख्याल रखोगी। और एक बात, यह सब काम करने के बाद तुम मेरे साथ ऑफिस भी चलोगी। उसके बाद तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है, क्लाइंट को सेड्यूस करने का। कनक के आंखों से आंसू गिर रहा था, वह ठंड से काँप रही थी, उसका पिंक होठ ठंड से काला हो गया था। कनक को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। कनक अपने दिल की जगह हाथ रख वंश से कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि मैं आपकी सारी बात मान जाऊंगी? कनक की बात सुन वंश कनक के बाल को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कनक के चेहरे को ऊपर कर कनक से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे अपाहिज भाई को मार दूंगा। और तुम भूल रही हो, तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जिसकी बेस पर मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली जेल में रहेगी। क्या तुम्हें यह सब मंजूर है? वंश के इस तरह बाल पकड़कर खींचने से कनक को दर्द महसूस हो रहा था। कनक वंश को देखते हुए वंश से कहा, आप इतने घटिया कैसे हो सकते हैं सर? क्या आपके अंदर दिल नहीं है? वंश कनक के सवालों को इग्नोर कर कनक से कहा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वंश ने कनक को एक झटके से ज़मीन पर छोड़ दिया। कनक ज़मीन से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। वह ज़बरदस्ती अपने पैरों पर खड़े होकर दर्द को सहते हुए उस रूम से निकल गई। कनक ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से भीग गई थी। कनक की ऐसी हालत देख रूहान कनक के पास आकर कनक से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? रूहान को अपने सामने देख कनक अपने घुटनों पर रूहान के सामने बैठते हुए रूहान से कहा, नहीं बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूहान वहाँ से चला गया। कनक ने उसी तरह पूरा काम किया। कनक घर का पूरा काम कर बहुत ज़्यादा थक गई थी। लूसा दूर खड़ी कनक को देख रही थी। कनक को ऐसे देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लूसा ने कनक के पास आकर कनक को ड्रेस देते हुए कहा, यह ड्रेस पहन लीजिए, आपको मेरे साथ ऑफिस चलना है। कनक लूसा के हाथों से ड्रेस लेकर उठकर वहाँ से चली गई।
1 घंटे बाद लूसा और कनक दोनों ऑफिस आए। कनक को देख सभी लोग हैरान थे। सभी स्टाफ आपस में बात करने लगे थे। एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से कहा, यह तो वही एस्कॉर्ट गर्ल है जिसकी कल न्यूज वायरल हुई थी। क्या यह बॉस के साथ रात बिताने आई है? इसके चेहरे से देखकर ऐसा लगता नहीं कि यह सब काम करती होगी। उन सभी स्टाफ की बात कनक को सुनाई दे रहे थे। कनक की आंखों में आंसू था। कनक को आज खुद से नफरत हो रही थी कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसका प्यार उसके लिए जहर बन गया, जो धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा है। लूसा कनक को लिफ्ट के पास ले जाकर कनक को लिफ्ट में छोड़ते हुए कहा, 5th फ्लोर पर बॉस का कैबिन है, मुझे कुछ काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही। लिफ्ट बंद हो गई और कनक जोर जोर से रोने लगी। अपने आंसुओं को साफ कर वंश के कैबिन का डोर ओपन कर अंदर गई तो वंश अपनी नजरें उठाते हुए कनक को देखकर कहा, यह तुम्हारा घर नहीं जहां तुम मुंह उठाए चली आई। अंदर आने से पहले नॉक किया जाता है। वंश का बात सुन कनक वंश के पास जाते हुए कहा, यही बातें आप पर अप्लाई होती है सर। जब आप अपने कैबिन में नॉक करने के लिए कह रहे हैं तो आपको भी तो हक नहीं है ना किसी की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद कर देने का। कनक की बात सुन वंश ने कनक को घूरते हुए कहा, ओह तुम्हारे मुंह में जबान भी है, तुम्हें जवाब भी देना आता है। कनक वंश के सामने खड़े होते हुए वंश से कहा, आप बिना बताए किसी की ज़िंदगी में घुसकर उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकते हैं और आपको कोई पलटकर जवाब नहीं दे सकता। कनक की बात सुन वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ सवाल जवाब करने के लिए नहीं बुलाया है, काम करो, जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। कनक ने तुरंत कहा, नहीं सर, मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी, आपको जो करना है कर लीजिए। आपने ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब जो भी इंसान मुझे देखता है तो मुझे सिर्फ एक ही नाम से बुलाता है, एस्कॉर्ट गर्ल। मुझे आज पता चला कि एक एस्कॉर्ट गर्ल आदमियों के साथ सोती है, कुछ पैसों के लिए। यह सच है ना सर? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आप तो उन गुंडों से भी खराब है जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। कम से कम उनका घिनौना चेहरा तो सबके सामने होता है, आपकी तरह दो दो चेहरे लेकर नहीं घूमते। कनक ने इतना ही कहा था कि वंश अपनी चेयर से उठकर कनक के पास आकर कनक की कमर में हाथ डालकर कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक से कहा, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। कनक ने वंश से कहा, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ सर, आपने तो यही सब किया मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिला सर? आखिर ऐसा कौन सा बदला लेना था जो आप एक लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट से खेल गए? कनक को बोलते देख वंश को गुस्सा आ रहा था। वंश अपनी एक हाथ से कनक की कमर को कसकर पकड़ा था और दूसरे हाथ से कनक के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहा, चुप हो जाओ वरना मैं अपनी हदें भूल जाऊंगा। कनक ने उसी तरह वंश से कहा, कौन सी हद सर? आप किस हद की बात कर रहे हैं जो आप पहले ही पार कर चुके हैं? आपके स्टाफ के लोगों को लगता है कि मैं यहाँ आपके साथ सोने आई हूँ। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है सर? सिर्फ आपकी वजह से। तो आप तो अपनी हदें पहले ही पार कर चुके हैं, और कौन सी हदें पार करेंगे? वंश को कनक की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने वंश से इस तरह बात नहीं की थी। क्योंकि आज कनक वंश के हर एक बात का जवाब दे रही थी। कनक को बोलते देख वंश ने अपने होठों को कनक के होठों पर रख कनक के होठों को बाइट कर लिया। कनक वंश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। कनक अपने हाथों को वंश के चेस्ट पर रखकर धक्का दे रही थी। वंश कनक से दूर हो गया। वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, इसे कहते हैं हद पार करना। आखिर लोगों को पता तो चले तुम वाकई में मेरे साथ सोने आई थी। और एक बात, मुझसे आगे से बदतमीजी से बात मत करना। वंश इतना ही कहा था कि कनक एक जोरदार थप्पड़ वंश के गालों पर मारते हुए वंश से कहा, मुझे शर्म आती है कि मैंने कभी आपसे प्यार किया था, आपको एक अच्छा इंसान समझा था। कनक अपने होठों को जोर जोर से रब करते हुए वंश को देखकर कहा, आप कुछ और कर भी नहीं सकते सर, आप सिर्फ लड़कियों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, क्योंकि आप में सिर्फ इतनी ही ताकत है। वंश के होठों के कोनों से खून निकल रहा था, क्योंकि कनक ने बहुत ही तेज थप्पड़ मारा था। वंश अपने कोनों से निकल रहे खून को साफ करते हुए कनक को गुस्से से घूर रहा था। कनक भी वंश को गुस्से से घूर रही थी। तभी लूसा ने आते हुए कहा, बॉस मिस्टर गोयल ऑफिस में आकर तमाशा कर रहे हैं। लूसा की बात सुन कनक जैसे ही जाने को हुई, वंश कनक की कलाई को कसकर पकड़ते हुए लूसा को जाने का इशारा कर दिया।
कनक अपने हाथों को वंश के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए सर, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। वंश कनक को देखते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं मिस गोयल, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। कनक वंश के उसी हाथों को काटने लगी जिस हाथों से वंश ने कनक के हाथों को पकड़ा था। कनक के दांत काटने के बावजूद वंश ने कनक को नहीं छोड़ा। कनक लगातार वंश को बाइट किए जा रही थी, लेकिन तब भी वंश कनक के हाथों को नहीं छोड़ रहा था। वंश और कसकर कनक की कलाई पकड़ते हुए कहा, यह बच्चों वाली हरकतें करना छोड़े मिस गोयल, थोड़ा मैच्योर बने। कनक और वंश लिफ्ट से बाहर आकर ऑफिस के बीचों बीच खड़े हो गए। मिस्टर गोयल अपनी बेटी की ऐसी हालत देख उन्हें अपने दिल में दर्द सा महसूस होने लगा। वंश कनक के सामने आकर मिस्टर गोयल को देखते हुए अनजान बनते हुए मिस्टर गोयल से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ मेरी ऑफिस में आकर तमाशा करने का क्या मोटिव है आपका? वंश की बात सुन कनक हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। तो वही दूसरी तरफ मिस्टर गोयल जैसे ही वंश का कॉलर पकड़ा तो वंश के बॉडीगार्ड वंश के करीब आने लगे। अपने बॉडीगार्ड को अपने करीब आते देख वंश उन सभी को हाथ दिखाकर रोकते हुए मिस्टर गोयल से कहा, क्या बदतमीजी है, यह मेरा ऑफिस है और आपने जिसका कॉलर पकड़ा है वह इस ऑफिस का सीईओ वंश राय सिंघानिया है। इतना कहकर वंश ने मिस्टर गोयल के हाथ को अपनी कॉलर से पकड़कर झटक दिया। वंश के झटकने से मिस्टर गोयल लड़खड़ा गए। अपने पापा को लड़खड़ाते देख कनक जैसे ही अपने पापा के पास जाने को हुई, वंश कनक की कलाई पकड़कर मिस्टर गोयल से कहा, अपनी हद में रहे, मैं आपको नहीं जानता तो आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे कॉलर को पकड़ने की? मिस्टर गोयल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जिस लड़की के सामने खड़े हो ना वो मेरी बेटी है। तभी वंश ने कहा, और वह मेरी गर्लफ्रेंड है। वह सिर्फ मेरी है, वंश राय सिंघानिया की गर्लफ्रेंड। वह कनक वंश राय सिंघानिया है, समझे आप? वंश की बात सुन मिस्टर गोयल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उन्होंने गुस्से में जैसे ही वंश को थप्पड़ मारने को हुए कनक वंश के सामने आकर खड़ी हो गई। मिस्टर गोयल ने वंश की जगह कनक को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही कनक जमीन पर गिर गई। इस एक्शन से वहां मौजूद सभी स्टाफ हैरानी से मिस्टर गोयल को देख रहे थे। लूसा जैसे ही कनक के पास जाती उससे पहले वंश अपना हाथ दिखाकर लूसा को रोक दिया तो वही मिस्टर गोयल के हाथ कांपने लगे और वह अपने हाथों को देख रहे थे। जिस बेटी को उन्होंने आज तक इतने लाड और प्यार से पाला था, एक राजकुमारी की तरह अपने पास रखा था, आज उसी बेटी पर अनजाने में उन्होंने हाथ उठा दिया था। वंश मिस्टर गोयल को घूर रहा था। वंश कनक के पास बैठकर कनक के शोल्डर पर जैसे ही अपना हाथ रखा, कनक अपनी लाल आंखों से वंश को घूर रही थी। वंश को कनक की आंखों में अपने लिए गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। कनक अपने शोल्डर से वंश के हाथ को हटाकर जमीन से उठकर खड़े होते हुए अपनी नज़रें नीची कर मिस्टर गोयल से कहा, सॉरी पापा, आपको मेरी वजह से इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी, लेकिन पापा मैं वंश से बहुत प्यार करती हूँ। कनक इतना कहकर वंश के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, पापा मैं अपनी मर्जी से सर के साथ आई हूँ, वह मुझे किडनैप कर यहाँ लेकर नहीं आए हैं, वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कनक की बात सुन मिस्टर गोयल वंश को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। वही वंश कनक के पीछे खड़ा मिस्टर गोयल को देखते हुए मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट मुस्कुराने लगा। वंश को मुस्कुराते देख मिस्टर गोयल ने अपनी दोनों मुट्ठी कसकर बंद कर ली। वंश पीछे से कनक को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ ससुर जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मिस गोयल आज से पहले कौन सा काम करती थी या कैसा काम करती थी। अगर वह यह काम नहीं करती तो हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले होते और हमें एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ होता। प्लीज़ ससुर जी, हम दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। वंश के मुंह से ससुर जी सुन उसके स्टाफ हैरान थे, तो वहीं लूसा और यश वंश के एक्टिंग से हैरान थे। मिस्टर गोयल गुस्से से वंश को घूर रहे थे। मिस्टर गोयल वंश के करीब जाकर वंश से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरी बेटी को टारगेट बनाकर अपनी मौत का इनविटेशन दिया है। वंश राय सिंघानिया। मिस्टर गोयल की बात सुन वंश कनक के पेट पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए मिस्टर गोयल की आंखों में देखते हुए कहा, यह तो वक्त बताएगा ससुर जी कि कौन अपनी मौत का इनविटेशन दिया है, और आगे से यहाँ मुंह उठाकर मत आइएगा, वरना इस बार आपने अपने हाथों से सिर्फ अपनी बेटी को थप्पड़ मारा है। हो सकता है अगली बार आप अपनी बेटी की जान ही ले ले। वंश की बात सुन मिस्टर गोयल जैसे ही वंश के करीब बढ़ते, कनक ने धीरे से कहा, पापा
मिस्टर गोयल के कदम अपने आप अपनी जगह पर रुक गए। वंश मिस्टर गोयल को देखते हुए कहा, गुड डिसीजन ससुर जी, आपकी इतनी ही हद है। अगर आपने इससे ज़्यादा अपनी हदें पार की ना तो अफसोस आप अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे। ससुर जी, अब आप यहाँ से खुद जाएंगे या मेरे बॉडीगार्ड आपको कचरे की तरह उठाकर मेरे ऑफिस से फेंके। कनक वंश और मिस्टर गोयल के बीच में खड़ी थी, उनकी बातों को सुन रही थी। कनक की आंखें आंसुओं से भरी थी। कनक ने अपने भरे गले से धीरे से कहा, पापा प्लीज़ आप यहाँ से जाइए और आज से मान लीजिए कि आपकी बेटी मर चुकी है। कनक की बात सुन मिस्टर गोयल को बहुत तकलीफ हो रही थी। वह आज खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। मिस्टर गोयल वहाँ से चले गए। वंश ने अपने सभी स्टाफ की तरफ देखते हुए कोल्ड आवाज़ में कहा, मूवी खत्म हो चुकी है, क्या तुम सब अपना टर्मिनेशन लेटर लेने के लिए खड़े हो? वंश की बात सुनते ही सभी स्टाफ हवा की तरह गायब हो गए। वंश ने कसकर कनक की कलाई पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। वह अपनी पर्सनल लिफ्ट के पास आकर अपना हाथ रखा तो लिफ्ट खुल गई। वंश कनक को लिए हुए लिफ्ट के अंदर लेकर चला गया। कनक और वंश लिफ्ट के अंदर खड़े थे। कनक को अपने पापा का चेहरा याद आ रहा था। वह इस वक्त अपने पापा के पास जाना चाहती थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसके पापा ने माँ और पापा और एक फ्रेंड तीनों की ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभाई थी। वंश की नज़र कनक के सफ़ेद गालों पर पड़ी, जहाँ मिस्टर गोयल के 5 उंगलियों के निशान थे और होठों के कोनों पर खून लगा था और उसके होठों पर वंश के बाइट करने का निशान भी था। क्या वंश के दिल में कनक के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है? आखिर कनक ने वंश के साथ रहने का फैसला क्यों लिया? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।